started? Yes. 25,000 or 5% of inwards remittance, whichever is more. ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि समझ लो मैं हूँ एक XYZ लिमिटेड, ठीक है, मुझे ख़रीदना है कोई ये क्या ख़रीदना है, मुझे कोई प्लॉट ख़रीदना है, कमर्शियल प्लॉट, ठीक है, उसके लिए एक एजेंट है बीच में ना, उस एजेंट को कितने तक रेमिट कर सकते हो तुम पैसा जहाँ पे तुम्हें आरबीआई की अप्रूवल नहीं लेनी होगी। बस इतना सा कैप्स दे रखे, इन कैप्स को लर्न करना है। क्या कैप दे रखा है? इधर $25,000 और 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस या फिर 5% ऑफ सबसे ज्यादा होता है वर्ड रेमिटेंस। whichever is more जो ज़्यादा है मतलब जैसे अगर प्लॉट का अमाउंट अगर 1 लाख रुपए का है, जो हम $1,00,000 का, तो उसका 5% या $25,000 जो ज़्यादा है उतना पैसा यू कैन रेमिट इनसाइड, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर जैसे सी आई एक्सप्लेन अगेन, सोनिया के मुंह पे क्वेश्चन दिख रहा है क्योंकि सोनिया ने पहला अटेंड नहीं किया। सी मेरा बाहर एक ये है, ठीक है, प्लॉट है, कहाँ पे? फॉरेन में, ठीक है, मैं हूँ XYZ लिमिटेड। नाउ एक एजेंट है जिसका नाम है जॉन, ठीक है, जॉन बाहर एक एजेंट है, जॉन ने मेरा प्लॉट बिकवा दिया। अब पैसा इनवर्ड आएगा, पैसा जो भी है वो इनवर्ड आएगा। तो कितना पैसा मैं इनवर्ड ले सकती हूँ विदाउट आरबीआई अप्रूवल? दैट इज $25,000 और 5% ऑफ जितना भी अमाउंट का ही कंसिडरेशन है उसका 5%, विच एवर इज मोर, वो मैं विदाउट आरबीआई अप्रूवल अंदर ले सकती हूँ। नेक्स्ट, Remittance toward consultancy services. Remittance by the person other than the individuals is subject to prior approval of RBI if remittance exceeds $10 lakh नहीं 10 आई थिंक इट्स करोड़ या 1 करोड़ 1 crore per project for any consultancy services in respect of infrastructure projects and 1 lakh 10 lakh 10 lakh per project for other consultancy services procured from outside India. सी अगर अब इसमें सेम है कि अगर कोई कंसल्टेंट से कोई सर्विसेज लेते हो, ठीक है, तुमने बाहर किसी से कुछ भी सर्विसेज ली, सॉरी यू आर अ कंसल्टेंट इन इंडिया named as CS Sara Chen. Of course, I am a consultant. I can inward amount from outside, foreign से। तो अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मैं कंसल्टेंसी दे रही हूँ तो मैं अप टू $1 करोड़ जो है $1 करोड़ इनवर्ड रेमिट कर सकती हूँ, और अदरवाइज मैं कितना कर सकती हूँ? 10 लाख $10 लाख में इनवर्ड रेमिट कर सकती हूँ विदाउट आरबीआई अप्रूवल, ठीक है। तो सिर्फ हेडिंग समझनी है, बाकी इसमें कैप्स दे रखे हैं, वो कैप्स हमको लर्न करने। रेमिटेंस टुवर्ड्स रिएम्बर्समेंट एंड प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या होता है रिएम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस? क्या होते हैं? और कॉर्पोरेशन से पहले खर्च होते हैं। ठीक है, अब बाहर की कोई समझ लो कंपनी है XYZ लिमिटेड, पूजा करें वो इंडिया में बना रही है ABC लिमिटेड, ठीक है, इसको बनाने से पहले खर्चे करेगी, कुछ भी प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस करेगी। तो इन कितना प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस आप विदाउट आरबीआई अप्रूवल इंडिया में ला सकते हो? हम उसका रीड कर लो। Remittance by person other than individuals are subject to prior approval of RBI if remittance exceed 5% of investment brought in India or $1 lakh, whichever is higher, by an entity in India by a way of reimbursement or pre-incorporation expenses. ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट का 5% या फिर $1 लाख एक्सीड होता है, यस, सो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये एक्सीड होता है तो आरबीआई की अप्रूवल चाहिए, अगर ये एक्सीड नहीं होता है तो क्या यू कैन गेट इट इनसाइड? कितना कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट का 5% और या फिर $1 लाख। इन्वेस्टमेंट का 5% मतलब क्या हुआ? जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका 5%। नहीं, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? अभी तो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस आ रहा है ना, इन्वेस्टमेंट किसको काउंट करोगे? जब तुम शेयर सब्सक्राइब करेगी कंपनी, जब XYZ लिमिटेड ABC लिमिटेड के शेयर सब्सक्राइब करेगी तो इन्वेस्टमेंट गिना जाएगा ना, तो उस इन्वेस्टमेंट के 5%।
मैं इन्वेस्टमेंट पूछ रही थी कि कौन से इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है इधर, कौन सा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है? व्हेन इट विल बी मतलब इनकॉर्पोरेटेड होने के बाद जितना ही इन्वेस्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो $5 लाख इन्वेस्ट कर रही है, तो $5 लाख का 5%, दिस इज द इन्वेस्टमेंट वी टॉकिंग अबाउट। और $1 लाख, इन दोनों में से जो भी हायर है एक्सीड नहीं होना चाहिए। इफ इट एक्सीड्स किसकी अप्रूवल लगेगी? आरबीआई की। Payment of fees in foreign currency, embassy, affiliated education institution, AD may sells foreign exchange toward payment of fees to schools, educational institution under the administrative control of foreign embassies. ठीक है, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है कि कल को कोई भी स्कूल की फ़ीस आ रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फ़ीस आ रही है, तो एडी से आप पैसा ले सकते हो। और फॉरेन एम्बेसीज जो, हाँ, उस ऐसी ही सारे इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं हम जिसमें फॉरेन एम्बेसीज का कंट्रोल है। Remittance toward payment of collected subscription to overseas TV media company. इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम? टीवी मीडिया कंपनी के सब्सक्रिप्शंस। बताओ अभी रेगुलर में तुम कौन से ऐसे सब्सक्रिप्शंस यूज़ करते हो टीवी मीडिया के? Amazon, Netflix, अमेज़ॉन, हॉटस्टार ने। Hotstar। अगर तुम अमेज़ॉन के अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स की सर्विसेज इशू करोगे, एक सेकेंड, के सर्विसेज यूज़ करोगे तो तुम उसके बदले पैसे दोगे। वो पैसे बाहर जाएंगे तो उसके लिए तुम्हें एक फॉरेन एक्सचेंज लगेगा। तो कितना फॉरेन एक्सचेंज तुम ड्रॉ कर सकते हो, ये उसके बारे में बात है। AD may allow cable operator or collection agent in India or overseas TV media companies to remit subscription collected by subscribers in India, advertisement charges collected from the advertisers who are eligible to advertise on overseas TV channels without any prior permission. सी, हम इसमें सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि आपको फॉरेन करेंसी अगर लेनी है एडी से, एडी इज़ व्हाट, ऑथराइज डीलर से, फॉरेन करेंसी अगर आपको ड्रॉ करनी है किसी भी चीज़ के लिए जो आपने बाहर से कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, चाहे केबल ऑपरेटर का किया है, चाहे किसी कमीशन एजेंट को पे करने का किया है, चाहे किसी प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए आपने पेमेंट किया है, मतलब आप अगर एडी से फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे हो तो उसका क्या लिमिट है वो इस चैप्टर में हम सिर्फ रीड कर रहे हैं कि इन चीज़ों के लिए ये लिमिट्स हैं और ये इन चीज़ों के लिए कंडीशंस फॉलो करनी है। ठीक है, तो एडी जो है वो अलाउ कर देगा केबल ऑपरेटर, कलेक्शन एजेंट्स इन इंडिया ऑफ ओवरसीज टीवी मीडिया टू रेमिट सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइबर। मतलब जैसे तुमसे जो भी पैसा वो ले रहा है, तुमसे किस में लेगा? रुपीज में। ठीक है, उसको बाहर किस में ले जाना होगा? तो एडी उसको अलाउ करेगा ये रेमिट करने को। किससे परमिशन लेनी रहेगी? परमिशन नहीं लेनी होगी, और प्लस एक्सचेंज भी तो एडी करेगा। और कौन करेगा? तो एडी इज व्हाट? एडी बैंक्स, पता है ना? है ना, कैटेगरी फर्स्ट में होते हैं बैंक। तो इन एडी बैंक से ही तो परमिशन लेके वो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले जाएगा पैसा। यहाँ पे तो रुपए में खर्च करना पड़ेगा। नहीं, तो इन्होंने कहा है कि ये केबल ऑपरेटर्स जो हैं, ये जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट लेते हैं तुमसे उसको रेमिट कर सकते हैं विदाउट आरबीआई अप्रूवल, और एडी इसको रेमिट करने को अलाउ करता है, प्लस इसका एक्सचेंज भी करके देता है। कलेक्टेड फ्रॉम द एडवर्टाइजर हु आर एलिजिबल टू एडवर्टाइज इन ओवरसीज टीवी चैनल विदाउट एनी प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई। ठीक है, bids in foreign currency for projects to be executed in India. Person resident in India are permitted to incur liability in foreign exchange and to make or to receive payments in foreign exchange in respect of global bids where the central government has authorized such projects to be executed in India. In such cases, authorized dealer may sell foreign exchange to concerned resident Indian company which have been awarded the contract. सी, जैसे इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो उसको बाहर एग्जीक्यूट करना है, आउट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए उसको फॉरेन एक्सचेंज लगेगा। ठीक है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेके सीजी के पास जाता है कि दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ये मुझे बाहर जाके एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए मुझे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो अप टू द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो पैसे ले सकता है एडी से, और इसमें आरबीआई की अप्रूवल नहीं लगेगी। तो ये सब ऐसे ही है। टेलीफोन कार्ड्स मतलब क्या होता है? सेल ऑफ ओवरसीज टेलीफोन कार्ड्स। टेलीफोन कार्ड्स मतलब क्या होता है? तुम लोगों के सबके फ़ोन में, सॉरी, सिम कार्ड्स। ठीक है, तो सेल ऑफ ओवरसीज टेलीफोन कार्ड्स पढ़ो।
AD may allow agents in the India of the overseas organization issue prepaid telephone cards to remit the sale proceeds of such cards net of their commission to the issuer of the telephone cards. सी बाहर की कोई कंपनी है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, क्या है बाहर की कोई, समझ लो मैपल, ठीक है, मैपल लिमिटेड करके है, इसके पास इंडिया में एजेंट्स हैं। इंडिया में क्या है इसके एजेंट्स है। ये एजेंट्स क्या करते हैं, सिम कार्ड्स तुम लोगों को इशू करते हैं, क्योंकि तुम्हारे कुछ रिलेटिव रहते होंगे बाहर, तुम्हें चाहिए होंगी सिम कार्ड्स जो बाहर की हो, ठीक है, तो तुम लोगों ने क्या ले ली, सिम कार्ड ले ली। अब तुम जो इसको पैसा दोगे एजेंट को, ये एजेंट किसको देगा, तो इसको तो तुम दोगे रुपी में, ये मैपल को क्या देगा, तो ये किससे एक्सचेंज करवाएगा, एडी से, तो ये करवा सकता है दिस अमाउंट। जितना भी वो सिम कार्ड इंडिया में इशू करता है, उसका जो भी वो अमाउंट कलेक्ट करता है वो बाहर ले जा सकता है विदाउट आरबीआई अप्रूवल। लास्ट के 3 आए इनमें तो कोई लिमिट ही नहीं बताई। हाँ, लिमिट नहीं बताई है, बट हाँ तुमने देखा इसने कंडीशन बताई कि जितना आप इनसे ले रहे हो ना उतना ही आप ले जा सकते हो। अब एजेंट और भी काम करता है, सी इफ यू डूइंग एडवर्टीजिंग, ठीक है, अब इसको एडवर्टीजिंग के लिए भी कभी कभार पैसा लग सकता है, तो वो इधर अलाउड नहीं है। तो जो सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ें अलाउड है कि सिम कार्ड का सब्सक्रिप्शन अमाउंट जितना आप कलेक्ट कर रहे हो वही आप बाहर ले जा सकते हो। तो मैम है ना, लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि जैसे कर तो सभी सकते हैं, ये मैंने देखा है ना, तुमको करने को तो सब करते ही है। अपन सेटिंग कर सकते हैं ना, जैसे कि जिसमें अपने लिमिट See, there are a lot of forms to be filed with RBI. There are a lot of information जो procure करनी पड़ती है, उसके बाद CACS के सर्टिफिकेट्स भी लगते हैं, बट वो तो एक प्रोसीजर हो गया। जब हम फॉर्म फाइलिंग पढ़ते हैं ना तब हम वो पढ़ते हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोविजंस। सी तुम हमेशा लॉ को इस तरीके से पढ़ो, सबसे पहले तुम पढ़ते हो एक्ट के प्रोविजन, ठीक है, उसमें सिर्फ ऊपरी ऊपरी लिखा होता है कि ऐसा करना है, फिर अमाउंट्स दिए गए होते हैं रूल्स में, फिर प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करना होता है थ्रू फॉर्म्स कि क्या क्या फॉर्म फाइलिंग्स होंगी। जैसे हमने पिछली बार ATI में पढ़ा था SCTRS, FCGPR, उसके क्या क्या अंदर फॉर्म में होता है वो तो तुमने पढ़ा ही नहीं अभी तक तुम लोगों ने, वो तो तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तब पढ़ोगे। तो ऐसी सब मल्टीपल चीज़ें उन्होंने रखी हैं, बट यहाँ पे अभी सिर्फ हमको पढ़ना है प्रोविजन जो एक्ट में लिखा है। अभी तक हम रूल्स में भी डीप नहीं पहुँच रहे, सिर्फ ऊपर ऊपर प्रोविजन ही पढ़ रहे हैं। पढ़ो आगे। Remittance for making pure arrangements by agents. AD may affect remittance at the request of agents in India who may tie up arrangements with hotels, agents, etc. abroad for providing hotel accommodations or making other tours arrangements for travel from India, provided the AD is satisfied that the remittance is being made out of foreign exchange purchased by the traveler concerned from the AP authorized person, including exchange drawn from the private travel abroad in accordance with the FEMA rules and regulations. सी पहले तो हेडिंग का मतलब समझ लो, क्या हो रहा है कि यहाँ से सोनिया को जाना है बाहर, ठीक है, सोनिया का जाना है आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे समझ लो USA जा रही है, USA में कोई ट्रैवल एजेंट बैठा है, तो सोनिया उससे बात करेगी कि मुझे जाना है, मेरी होटल बुक कर दो वहाँ पे, सोनिया विल गो होटल्स बुक कर दो, तो उसके लिए सोनिया को इसको पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे करेगी, वो ऑथराइज, तो सोनिया क्या करेगी, इसको बोलेगी कि मेरे पास तो रुपी है, तुम्हें डॉलर चाहिए, तो ये ट्रैवल एजेंट के पास हो सकता है कि इंडिया में अकाउंट है, तो ये एक बार तो सोनिया से पैसे ले लेगा इंडियन अकाउंट में, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ओवरसीज़ का काम कर रहा है तो ये लोग सब सेटिंग तो रखेंगे ही, तो ये इंडिया के अकाउंट में पैसे ले लेगा, फिर ये इसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा, फिर होटल वाले को पे करेगा। ऑफ कोर्स ऐसे ही करेगा, है ना। अभी सोनिया को तो नहीं बोलेगा कि सोनिया जाओ चेंज करा के ऑथराइज डीलर के पास, ये तो ट्रैवल एजेंट का काम है, वो जाके कराएगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे पढ़ना है कि ट्रैवल एजेंट कितने तक करा सकता है। तो अगर ऑथराइज डीलर सेटिस्फाइड है कि रेमिटेंस जो भी है वो फॉरेन एक्सचेंज में हो रहा है और ट्रैवलर जो भी कंसर्न पर्सन है, ऑथराइज पर्सन, उसने ये अकॉर्डिंग टू LRS स्कीम एक्सचेंज करा लिया है, तो ऑथराइज डीलर को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो फॉरेन एक्सचेंज में इसको कन्वर्ट कर देगा। मतलब फिर वो क्या चेक करेगा, सी इसमें होगी सोनिया की KYC कि सोनिया इस साल कितनी बार बाहर गई है, जो हमने पहले पढ़ा था कि 2,50,000
US डॉलर तक, ठीक है। तो वो चेक करेंगे सोनिया की KYC, और उसके बाद अगर ऑथराइज डीलर को लगता है कि सब प्रॉपर है तो वो कर देगा एक्सचेंज। बट जाएगा कौन ऑथराइज डीलर के पास? ट्रैवल एजेंट। सोनिया वोंट गो। तुमने देखा है कभी कोई बाहर, तुम्हारे रिलेटिव में कोई गया है बाहर आउट ऑफ इंडिया? तुमने देखा होगा वो लोग नहीं जाते कभी भी, वो लोग कभी भी AD के पास नहीं जाते हैं। ज़्यादा कौन है? द ट्रैवल एजेंट, जिसके थ्रू सारी बुकिंग्स हो रही है। AD may open the foreign currency account in the name of agents in India who have tie-up arrangements with hotels, agents, etc. abroad for providing hotel accommodations or making other tour arrangements for travelers from India, provided the credit to account are by way of depositing. सी अब क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में, जो मैंने बोला था कि जो AD है वो उन ट्रैवल एजेंट्स जिनका टाई अप है आउट ऑफ इंडिया उनके लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोल देगा। अपने पास फॉरेन करेंसी अकाउंट्स कौन खोल देगा? AD खोलेगा। AD बैंक है ना, तो अकाउंट तो कहाँ खुलेगा? AD बैंक में। सी अंडरस्टैंड शुरू से ना। सोनिया इज देयर, सोनिया के घर के पास में एक शॉप है, ठीक है, जिसमें लिखता है ट्रैवल एजेंट। सोनिया उसके पास गई कि मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे होटल्स बुकिंग करनी है, ठीक है। तो ये ट्रैवल एजेंट बाहर बुकिंग्स करेगा इसकी, पर कैसे करेगा? अगर रुपये में तो कर नहीं सकता ना। तो व्हाट ही विल डू इज, सी बाहर जा रही है यूएसए की होटल है, तो व्हाट द ट्रैवल एजेंट विल डू इज, ये AD के पास जाएगा, AD को बोलेगा कि मेरे को एक फॉरेन करेंसी अकाउंट दे दो यहाँ पे, ठीक है, मुझे फॉरेन करेंसी अकाउंट दे दो जिसमें मैं क्या होल्ड कर सकता हूँ? फॉरेन एक्सचेंज। तो जब भी मुझे सोनिया रुपए देगी मैं उसको कन्वर्ट करा लूँगा इस डॉलर में और मैं इसको पे कर दूँगा, ठीक है। अब इसमें डिपॉजिट किस किस तरीके से हो सकते हैं? 2 तरीके से। फर्स्ट क्या होगा? Collection made in foreign exchange from travelers. जो भी ट्रैवलर से कलेक्शन करेगा वो इसमें डालेगा। किससे कलेक्ट करेगा? सोनिया से। सेकेंड, Refunds received from outside India on account of cancellation of booking. एंड टूर, अगर होटल कैंसिल हो गई है तो इसका रिफंड किस में आएगा? फॉरेन करेंसी अकाउंट में, ठीक है। ट्रैवल एजेंट उसके अकाउंट में करवाएगा। हाँ, फिर उसके बाद ट्रैवल एजेंट को चाहिए तो वो उसमें कराएगा, या फिर ट्रैवल एजेंट बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, पैसे भी दे सकता है कुछ। हाँ नहीं ऐसे तो नहीं बोलेगा। तुम हमेशा नेगेटिव ही क्यों हो? सही बात, ऐसा नहीं करना। हम CS है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सब चीज़ों को सही करनी थी। एक्चुअली तुम्हें पता है अगर हम इंडिया में इलीगल काम करने जाए ना तो बहुत इलीगल काम है, बट फिर मतलब मेरा ये मानना है, बहुत सारे CA करते भी होंगे, CS करते भी होंगे, मेरा ये मानना है कि व्हेन यू स्लीप एट नाइट यू डोंट गेट अ साइलेंट स्लीप, यू ऑलवेज हैव दैट टेंशन इनसाइड। आप कुछ भी गलत करते हो तो दिमाग में वो रहता है कि ये गलत किया है। यस, तो इसलिए करने को बहुत किया जा सकता है, बट ये सब कम इसलिए लोग करते हैं क्योंकि डर बना हुआ है। अब ये डर आई गया ना आज। सी मैं तुम्हें वो मैसेज भी पढ़ाती हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है 23 चॉइस वाले बच्चों का। आज ही मैंने भेजा किसी को, तो पढ़ो, ये पढ़ो क्या लिखा है। Daughters of Ataris to youngest when they started signing the audit reports as per, नीचे क्या लिखा है? एज पर हिंडरबर्ग रिपोर्ट्स। ये हिंडरबर्ग एक पर्टिकुलर वो है जो अपने रिपोर्ट्स निकालती है कंपनी के शेयर्स के ऊपर, अब अपने एडवाइजेस या रिपोर्ट्स निकालती है कंपनी के शेयर्स। तो हिंडरबर्ग रिपोर्ट्स ने ये बताया है अभी कि ऐसे 23-24 साल के बच्चे हैं जो ऑडिटर्स बने हुए हैं। तो क्यों नहीं बन सकते? मैं हूँ 25 साल की, तो मैं बन गई थी जब मैं 22 साल की थी, है ना। 3 साल हो गई थी मैं, हैं? हाँ, अभी मैं 25 हूँ ना। मतलब हाँ, अगर मैं 21 में ही बन जाती, बट मेरा एक प्रोफेशनल में लग गया मेरा एक ब्रेक। The debits in foreign exchange are for making payments towards hotel accommodation, tour arrangements, etc. outside India. AD may also allow tour operators to remit the cost of transportation charges outside India without any prior approval from RBI, net of commission markup due to the agent.
India without money. The sale of passes ticket in India can be made either against a payment in Indian rupees or in foreign exchange released from visit abroad. सी इट्स सेम ओनली कि जो अभी हमने पढ़ा था कि क्रेडिट्स कैसे होंगे उसमें, अब हम पढ़ रहे हैं इसमें डेबिट्स कैसे होंगे. मतलब किसी भी फॉरेन करेंसी अकाउंट में क्रेडिट कब होगा, या तो सोनिया पैसे देगी या होटल बुकिंग कैंसिल हो जाएगी. और डेबिट कब होगा, जब वो बुकिंग्स होंगी. अब बुकिंग्स किस किस तरह की हो सकती है, कोई बाहर कॉन्सर्ट्स है तो उसके टिकट्स की भी बुकिंग हो सकती है. अब देखना पड़ेगा कि बाहर अगर रुपी भी चलता है तो रुपी में भी क्रेडिट कर सकता है, और उसका मन है तो फिर डॉलर में कन्वर्ट करा के भी डेबिट कर सकता है. कमीशन और मार्कअप ड्यू, मतलब कोई भी कमीशन अगर वो उस पर चार्ज कर रहा है ट्रैवल एजेंट, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो रुपी में चाहता है उस कमीशन को या डॉलर में चाहता है. तो वो उसको भी उस हिसाब से चेंज करवा सकता है, तो वो डेबिट हो जाएगा उस अकाउंट से. in respect of consolidated tours arranged by travel agents in India for foreign tourists visiting India and neighboring countries like Nepal, Bangladesh, etc. against advance visiting India and neighboring countries. Payments reimbursement through an AD part of the foreign exchange received in India against such consolidated tour arrangement may require to be remitted from India to these neighboring countries for services rendered by travel agents and hoteliers in these countries. सी इन सब कंट्रीज़ में ना इंडियन रुपी चलता है. कौन कौन सी कंट्रीज़ का नाम बताएं, बांग्लादेश एटसेट्रा, है ना. नेपाल और बांग्लादेश में इंडियन रुपी चलता है. तो हो सकता है कि एडी जो है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में डॉलर चेंज करने से मना कर दे नेपाल और बांग्लादेश के लिए. वो क्या बोलेगा कि यहाँ पे रुपी चलता है तो रुपी में ही करो ना, रेमिटेंस भी सारे रुपी में करो. दैट इज द थिंग. AD may allow such remittance after verifying that the amount being remitted to the neighboring countries inclusive of remittance, if any, already made against the tour does not exceed the amount actually remitted to India and the country of residence of the beneficiary in not Pakistan. सी क्या लिखा हुआ है, एडी में अलाउ सच रेमिटेंस आफ्टर वेरीफाइंग दैट द अमाउंट बीइंग रेमिटेड टू नेबरिंग कंट्रीज. मतलब एडी फिर भी अलाउ कर सकता है बाहर पैसा चेंज करा के ले जाने में, बट इट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट एक्चुअली रेमिटेड टू इंडिया एंड द कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑफ द बेनिफिशियरी इज नॉट पाकिस्तान. मतलब एडी रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने को अलाउ कर भी सकता है, बट सबसे पहली कंडीशन है कि कंट्री जो है वो पाकिस्तान नहीं होनी चाहिए. और दूसरा क्या है कि हाँ, जितना इंडिया में सोनिया से पैसा लिया है उतना ही बाहर रेमिट करना है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है. Liberalization of foreign technical collaboration agreements. पढ़ लो. AD category 1 banks may permit drawal of foreign exchange by person for payment of royalty and lump sum payment under technical collaboration agreements without the approval of Ministry of Commerce and Industry. ये हम FDI में पढ़ चुके हैं वैसे, कि अगर कोई भी लमसम या टेक्निकल फीस हम बाहर से करवा रहे हैं, बाहर से हमने कुछ भी सामान लिया है, कोई रॉयल्टी ली है जिसको क्वांटिफाइबल नहीं है, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो क्वांटिफाइबल नहीं है, तो उसका लमसम अमाउंट में पेमेंट हो सकता है और उसका अप्रूवल किससे लेने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, विदाउट द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री. इनके अप्रूवल के बिना यू कैन डू इट. Drawal of foreign exchange for remittance for purchase of trademark or franchise in India. AD category 1 bank may permit drawal of foreign exchange by person for purpose of trademark or franchise in India without approval of the other bank. ठीक है, अगर तुम कोई बाहर से फ्रेंचाइजी इंडिया में लेके आ रहे हो और उसके लिए तुम फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करके उनको पैसे भर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बताओ कौन सी फ्रेंचाइजी है जो बाहर से आई हुई है हमारे पास. बहुत सारी है, डोमिनोज है, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज की फ्रेंचाइजी इंडिया में ला रहे हो तुम, तो डोमिनोज वाले को पैसे पे करोगे डॉलर में, तो ले सकते हो. एडी विल अलाउ इट. ठीक है. Prohibited transactions. Remittance out of lottery winning, remittance out. सी अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर दो. प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, ये सबसे ज़्यादा चांस इसके आने के है. बाकी तो सब क्या बेसिक प्रोविजंस है जिसमें तुम नोटिस करोगे हर जगह लिखा हुआ है. सी हर जगह क्या लिखा हुआ है, एडी कैटेगरी बैंक में, हर जगह में लिखा हुआ है. मतलब कि इसके ऊपर कंडीशंस और लग सकती है, बट वो तुम रूल्स में पढ़ोगे. यहाँ पे सिर्फ प्रोविजन है कि इट में अलाउ. अब आगे के रूल्स पढ़ो कि उसमें क्या लिखा हुआ है. तो इसलिए क्योंकि इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, हमें समझ आ रहा है कि दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिसके लिए तुम्हें क्या नहीं मिलेगी, Approval. फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी. पहले तो फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी, फिर अप्रूवल के लिए जाओगे तो वो भी प्रोहिबिटेड है.
remittance out of lottery winning, remittance of income from racing, riding, etc., or any other hobby, remittance for purchase of lottery, bandit magazines, football, pools, sweepstakes, etc., payment of commission on export. स्वीपस्टेक्स क्या होता है पता है क्या? स्वीपस्टेक्स स्वीपस्टेक्स होते हैं, मतलब अगर से थोड़ा समझो, स्टेक्स मतलब होता है किसी में अपना इंटरेस्ट दिखाना, ठीक है? इट्स लाइक अ हॉर्स राइडिंग ओनली। स्वीपस्टेक्स आर लाइक हॉर्स राइडिंग ओनली, कि आप पर्टिकुलर कोई चीज़ का अनुमान लगाते हो कि ये चीज़ इतनी बढ़ जाएगी, और हाँ बेसिकली इट्स कॉल्ड सट्टा ओनली, बट अनुमान लगाना कि ये इतना हो जाएगा, अगर वो हो गया तो पैसे मिल जाते हैं, नहीं हुआ मतलब इसमें पीछे कोई वो नहीं होती। जैसे समझ लो बॉल इस सर्कल में यहाँ आ जाएगी, ठीक है? अगर बॉल आ गई सर्कल में यहाँ पे तो इतने पैसे मिल जाएंगे, नहीं आई तो पैसे सारे ज़ीरो हो जाएंगे। इसको बोलते हैं स्वीपस्टेक्स करना। Payments of commission on export and made towards equity investment in joint venture wholly owned subsidiaries abroad of Indian company. Remittance of dividend by any company to which is the requirement dividend. सी अब पहले एक बार ये समझो, अभी तक तो इजी था, हमें समझ आ रहा था कि सारे लॉटरी विनिंग और ये सब काम हो रहे हैं। अब डी पॉइंट क्या है? पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होली ओन सब्सिडी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनी। मतलब क्या हो रहा है कि ये इंडियन कंपनी है, इसके पास आउट ऑफ इंडिया में क्या है? होली ओन सब्सिडी या जॉइंट वेंचर। अब ये क्या ले रही है? इसके इक्विटी ले रही है, इंडियन कंपनी इसके इक्विटी ले रही है, तभी ये इसकी जॉइंट वेंचर बन रही है, ठीक है? तो इट इज़ टेकिंग द इक्विटी। अब ये बोल रही है कि इसमें ये सब होने में बीच में अगर तुम किसी को कमीशन देते हो तो ये प्रोहिबिटेड है। जब ये तुम्हारा ही जॉइंट वेंचर है, तुम्हारी ही होली ओन सब्सिडी है, तो फिर तुम कमीशन क्यों दे रहे हो? Yes, और ऐसे अगर तुम कमीशन दे रहे हो तो उसका हम तो तुम्हें नहीं देंगे, उसके लिए हम तो तुम्हें पैसे फॉरेन करेंसी नहीं देंगे। समझ रहे हो? क्या क्या बताएगा कौन? सी एवरी ट्रांजैक्शन यू मेक, अगर तुम बाहर किसी को कमीशन दे रहे हो तो कैसे दोगे? डॉलर्स में दोगे होगा ही ना वहाँ पे। तो वहाँ शो होगा ही, अकाउंट में होगा ही। अगर उस अकाउंट को तुम जो भी पैसा उनको ट्रांसफर करें फॉरेन में तो ज़्यादा कर देंगे और उसमें से बोलेंगे आप कमीशन निकालो, सभी तो क्या करेंगे? मतलब मतलब इनको इतना, हाँ समझ लो 1 लाख रुपए के स्टेक ले रहे थे, हमने 1,05,000 कर दिए, यही कर रहे हो? 5,000 के लिए बोलेंगे कमीशन के लिए निकाल दो, पर दिखाएंगे ऐसे कि ऐसे नहीं होता। इस FCGPR फॉर्म के साथ बैंक स्टेटमेंट जाता है। हाँ यही मैं तुम्हें कह रही हूँ, हर चीज़ के साथ फॉर्म्स में। ये देखो अभी आज जो मैंने तुम्हें मेल दिखाया, इसमें तुम देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आए। लुक एट द मेल अगेन। फिर उल्टे काम करने। नहीं सी दिस इज अ बैंक स्टेटमेंट। आई डोंट वांट यू गाइस कि एक्सिस बैंक था, ठीक है? तो ये FCGPR फॉर्म फाइलिंग होने के लिए आज आया ना, तो इसके साथ बैंक स्टेटमेंट जाता है जिसमें अमाउंट एग्जैक्टली मेंशन्ड होता है कि इतना पैसा बाहर से आया है। अब क्या होता है, जब तक फॉर्म फाइल नहीं करते हो ना FCGPR, तब तक बैंक उस अमाउंट को छोड़ता नहीं है। मतलब बैंक के पास पैसा तो आ गया है बट वो ब्लॉक पड़ा है, यू कैंट यूज़ दैट अमाउंट। तो फॉर्म फाइल करते हो फिर पैसा यूज़ कर सकते हो। ऐसा समझ गए तुम? पैसा दिखा नहीं सकते। पेमेंट ऑफ मतलब ऐसा कुछ भी अपन सोचे ना कि ये अपन करें या ये ऐसा कुछ कर, तो तुम ये सोचो कि नहीं करते। कंपनी ऐसे नहीं कर सकती कि ना ये बड़ी ही है जो मेरे पास आज आई है ना, दिस इज आई एम टेलिंग यू, यू गाइज डोंट नो द कंपनी नेम। मैं नाम बोलूँगी, यू एवरीबडी नोज द कंपनी, और उसमें ये 24 साल की CS बैठ के ये सब गलतियाँ कर रही है। तो ये सब होता है। अगर आज मैं भी CS का सर्टिफिकेट इनको दे देती, मैं ये रीड नहीं करती तो ये होता, बट ओनर्स किस पे आती रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर? अगर कल को कुछ स्कैम होता तो फिर प्रॉब्लम किस पे आती? मेरे ऊपर। होने को सब होता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि होने को सब होता है, बट थिंग इज कि फिर CS बनाए क्यों है? इसीलिए बनाए कि फिर अगर हुआ तो किसको जाके पकड़े, तो इनको जाके पकड़े, इसलिए CS के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ पहले भी मैम एक केस हुआ था, वो रिलायंस कंपनी के CS पे वो मतलब वो लग गई थी ना। हाँ ऐसा कुछ हुआ था? हुआ। अच्छा ओके, मैं भी पढ़ के आऊँगी फिर कल बताती। मुझे भी अच्छे लगते हैं स्कैम्स पढ़ना है। EPCL कौन पढ़ाएगा? चलो आगे बढ़। काम ही नहीं करते हैं। पेमेंट्स ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपीज स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट कमीशन अप टू नहीं पहले ई पॉइंट भरो। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। डिविडेंड बैलेंसिंग क्या होता है? एक
बराबर इस साल इतना दिया तो अगले साल इतना ही देना है। नहीं। और कुछ सी डिविडेंड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो 2002 के बाद बंद हो गया है, बट पहले ये डिविडेंड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट चलता था। इसमें क्या होता था, एक बार सब ऊपर देखना है, ठीक है। एक इंडियन कंपनी है, मतलब मुझे, ठीक है, इसमें फॉरेन कंपनी FDI कर रही है। FDI कर रही है यानी क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। इस पे ये क्या मांगेगी, डिविडेंड मांगेगी। तो 2002 से पहले ये कॉन्सेप्ट था कि आप उतना ही डिविडेंड दे सकते हो जितना आपने एक्सपोर्ट किया। मतलब समझ लो इंडियन कंपनी एक गुड्स एक्सपोर्ट करती है, गुड्स समझ लो प्लास्टिक बॉल्स, तो ये प्लास्टिक के कुछ बॉल्स, बैट्स, ये सब एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो अगर इसने बैट डिविडेंड समझ लो इस साल का बन रहा है $50,000, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और एक्सपोर्ट आपने इस साल के प्रोडक्ट्स किए हैं $10,000, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि डिविडेंड कितना भी बन रहा हो, जितना एक्सपोर्ट किया है उतना ही डिविडेंड बाहर दे सकते हो। तो भले ही $50,000 डिविडेंड बन रहा था, बट फिर भी डिविडेंड कितना दे सकते हो, इसको बोलते हैं डिविडेंड बैलेंसिंग विद द एक्सपोर्ट्स। पहले ही कॉन्सेप्ट चला कर रहा था क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया से पैसा ज़्यादा बाहर जाए। जितना कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है और बाहर से पैसा मंगा रही है उतना ही बाहर दे सकती है। ऐसा कंपनी के ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग का प्रोविज़न था, बट आजकल ये प्रोविज़न नहीं है, इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। समझ आ गया डिविडेंड बैलेंसिंग? एनीथिंग डिफिकल्ट? ठीक है। Payment of commission on export under rupee state credit route except commission up to 10% of invoice value of export of tea and tobacco. रुक जाओ। सी ये पहले भी ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं टी टबैको का, मैं बताती हूँ कॉन्सेप्ट क्या। सी पहले ऐसा हुआ करता था, अब ये भी प्रोहिबिट हो चुका है, पर पहले एक स्कीम चलती थी जिसमें क्या हुआ था कि इंडिया ने जो है ना, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने रशिया से बहुत सारा पैसा एज अ लोन वगैरह ले रखा था, ठीक है। तो अब ये लोन को रीपे करना होता था या इस पर कुछ भी इंटरेस्ट पे करना होता था। इंडिया गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, तो इंडिया गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई जिस स्कीम का नाम था रूपी स्टेट क्रेडिट रूट स्कीम, ठीक है। अब इस स्कीम में होता क्या था, एवरीबडी हो, इस स्कीम में होता क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बोलती थी इंडियन कंपनीज को कि तुम एक काम करो, तुम रशिया को एक्सपोर्ट करो अपना सामान, पर रशिया से पैसे मत लेना। तुम रशिया को सामान दो पर रशिया से पैसे मत लेना। और रशिया को क्या बोलते थे कि क्योंकि हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते इसलिए हम तुम्हें यहाँ से सामान देंगे, एक्सपोर्ट्स देंगे। तो इसमें तो इंडियन कंपनी का लॉस हो गया। तो इंडिया कंपनी को वो क्या बोलते थे कि तुम रशिया से मत लेना पर तुम हमसे ले लेना। तुम रशिया से सिर्फ एक LOC ले लेना, मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ये डॉक्यूमेंट बना के ले लेना कि मैंने रशिया को 10,000 रुपये का सामान एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। ये सिर्फ तुम डॉक्यूमेंट लेके मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, ठीक है। इस स्कीम को क्या बोलते थे, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, ठीक है। इसको रूट, ये जो रूट बन रहा है ना पूरा, इसको बोलते थे रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, ठीक है। इसमें ये पहले क्रेडिट इधर यहाँ पे ये क्रेडिट बन जाता है रशिया से। रशिया को भले 1, 2, 3 साल, मतलब होता है ना कि 3 महीने में पेमेंट करना है रशिया को, पर रशिया 3 महीने बाद पेमेंट करेगा ही नहीं क्योंकि ये स्कीम के अंदर है। तो पैसे कौन पे करेगा, इंडियन गवर्नमेंट। तो इस चीज़ को, तो अब इस रूट में कहीं कमीशन पे करने की बात आ रही है। तो अगर आप इस रूट में कहीं भी कमीशन करने की बात करते हो तो वो प्रोहिबिटेड था, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ अगर टी और टबैको ये इंडियन कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, टी और Tobacco. सी तुम्हें पता है टी और टबैको का एक्सपोर्टर बड़े बड़े कौन कौन है, विमल, इंडिया है और कौन है टी का, आसाम, इंडिया में क्या है? चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है टी का, ओके। तो अब क्या होगा कि रशिया वाले जो हैं यहाँ पे एजेंट बैठे होंगे, ठीक है। ये एजेंट क्या बोलेंगे कि हम इंडिया का माल क्यों लें, हम चाइना से ले लेंगे, चाइना वाले हमें कमीशन देते हैं, तुम्हारे यहाँ तो कमीशन बंद कर रखा है कि कमीशन इस रूट में कहीं देना नहीं है। वेट, तो इसको बंद कर रखा था कमीशन को,
तो इन्होंने कहा कि सिर्फ टी और टबैको में 10% तक का कमीशन अलाउड है। टी और टबैको में कितने तक परमिशन? क्यों अलाउ किया 10% का? नहीं तो ये एजेंट तो चाइना से ले लेगा टी और टबैको, तो इनका तो नुकसान हो गया इंडियन कंपनी का माल ही नहीं बिकेगा। तो इन्होंने कहा क्योंकि चाइना तो हर चीज़ सस्ते में दे ही देता है, ठीक है, ऊपर से कमीशन भी दे देगा एजेंट को, तो सस्ते में भी दे रहा है, एजेंट को कमीशन भी दे रहा है, तो फिर ये एजेंट जो है ये तो इनका ही माल बिकवाएंगे, इंडियन कंपनी का माल नहीं बिकवाएंगे। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ टी और टबैको में बोला है कि एजेंट को 10% तक कमीशन तुम दे सकते हो और उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज तुम ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि एजेंट तो इस रूट में कहीं आया ही नहीं ना। तुम तो पैसे इंडियन गवर्नमेंट से ले रहे हो, तुम्हारे पास तो यहाँ पैसे आ भी नहीं रहे कि तुम एजेंट को पैसे दे पाओ, तो इसलिए 10% अलाउ किया है इन केस ऑफ टी एंड टबैको। अदरवाइज इस पूरे रूट में कमीशन अलाउड नहीं है। ये भी पहले चला करता था कॉन्सेप्ट, अब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बट फिर भी प्रोहिबिशन में डाल रखा है तो हमें इसे पढ़ना है। पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन। कॉल बैक सर्विसेज क्या होते हैं? ये भी एक कॉन्सेप्ट है। क्या लगता है कॉल बैक सर्विसेज क्या होंगे? हाँ ठीक है, होता ऐसा ही है। तो ये भी कॉन्सेप्ट पहले चला करता था कि पहले क्या होता था कि इंडिया से जब कॉल करते थे तो समझ लो 8 रुपये लग रहे, जब बाहर से कॉल आता था तो 2 ही रुपये लगते थे, ठीक है। मिस कॉल करके छोड़ दो वापस। मिस कॉल करके छोड़ दो, बाहर से वापस कॉल आएगा, इससे बोलते थे कॉल बैक सर्विस। तो इसके लिए क्या करते थे लोग? फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करते थे, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ तो डॉलर में पे करना पड़ेगा ना, तो लोग इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करते थे। बाहर वाले जो भी बंदा बैठा है बाहर उसको बोलते थे मैं मिस कॉल दूंगा, तू कॉल करना, तेरा जो भी बिल बनेगा उसका पेमेंट मैं करूँगा, समझ गए? तो इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट किया गया कि एडी इन सब चीज तो फिर नुकसान हो गया ना इंडिया को, इंडिया तो कमाई नहीं कर पा रहा। ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मांगते हो एडी से तो एडी नहीं देगा, प्रोहिबिटेड है ऐसे ट्रांजैक्शन। रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम और फंड हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट स्कीम। सी जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं वो इंडिया में आके एक अकाउंट खुलवाते हैं, नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट स्कीम, ठीक है। ये ऐसे अकाउंट्स खुलवाते हैं ये लोग। अब क्या करते हैं ये लोग? जो भी इन्वेस्ट करते हैं ये इस अकाउंट के थ्रू करते हैं। इंडिया में जो भी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इस अकाउंट के थ्रू करते हैं। इस पे इनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है जो भी इन्वेस्टमेंट्स है और ये सब है। तो इन्हें बोला गया कि तुम, और अगर ये यहाँ पे आके सेविंग्स अकाउंट भी खुलवा रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल अकाउंट खोल के इसमें पैसे डाल के छोड़ देते हैं तो उस पर भी पैसा मिलता है। तो उन्हें बोला गया कि ऐसे जो पैसा तुम्हें मिल रहा है ना, तुमने यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपये डाल दिए सेविंग अकाउंट में, इसके ऊपर तुम्हें 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, इस इंटरेस्ट को तुम बाहर नहीं ले जा सकते। नहीं खर्च करना। हाँ, क्योंकि इंडिया में तो पैसा ज़्यादा मिलता है सेविंग्स वगैरह पे, बाहर इतना नहीं मिलता। तो ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में आके अकाउंट खुलवा देते हैं और उस पर इंटरेस्ट कमा के चल जाते हैं। तो ऐसा अगर कोई भी पैसा तुम्हें मिलता है तो उसको तुम रुपी से डॉलर में नहीं कन्वर्ट करवा सकते, ऐसे पैसे को इंडिया में ही खर्च करो, ठीक है, अंडरस्टूड। क्योंकि ये सब अकाउंट्स एक पर्पस के लिए खुलते हैं, ये सब अकाउंट ऐसा नहीं इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तुम ये अकाउंट नहीं खोल सकते। मैम जैसे अपन यूएस जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, हाँ, या फिर घूमने के लिए, तो उनकी फॉरेन में जाने के लिए सिम कार्ड लेना पड़ता है क्या उनको? सी ऐसा कुछ, हाँ, इसको तो स्टॉप कर लो। सी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि सिम कार्ड लेना पड़ता है। आजकल ऐसा हो गया है कि तुम जियो की सिम लेके जाओ, उसमें एक तरह का रिचार्ज होता है